हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो आज बात करने वाला हूं यार करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर की, राइट। उससे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं वो किस तरीके से आप इजीली सॉल्व करके आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सीरीज के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। और बच्चों एक बार फिर से याद दिला दूं कि धीरे धीरे हम इस सीरीज के भी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने टॉप 5 चैप्टर की आपसे बात करी थी जिसकी मैं डिस्कशन करूंगा। एटलीस्ट उतने आप करके जरूर जाना। फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आप आराम से उनको हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। और धीरे धीरे हम एग्जाम के पास जा रहे हैं बॉस। तो प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़ना, कॉन्फिडेंस बना के रखना यार। देखो रिवीजन में डालो अपने आप को, राइट। अगेन एंड अगेन रिवीजन करते रहो, वो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है डर को अपने से दूर रखने के लिए, राइट। आप उस चीज को जिसको अपना बनाना चाहते हो, आई मीन जिस पे आप बहुत मास्टरी करना चाहते हो, उसको प्रैक्टिस में डालो। मतलब प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया तरीके से एक टाइम शेड्यूल बना दो और उसके अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा यार। एग्जाम का जो एक डर होता है ना, माइंड में फियर फैक्टर, वो बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो बच्चों जल्दी से देख लेता हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मैंने सेलेक्ट किए हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन, लेकिन उस टाइप के जिस टाइप के आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बाकी आप रिवीजन करके जाना बेस्ट तरीके से, और अच्छे से जब आप रिवाइज करके जाते हैं अपना कंटेंट, अपना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन टाइप का कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल उतने ही करने जितने मैं बता रहा हूं। फॉर्मूले सारे लिख लेना, सारे रिवाइज करके जाना, मस्त तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, हियर वी गो गाइस। तो यार देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो, आपके पास है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज होते हैं उनकी मैं बात करूंगा, और किस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हो उसकी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, बने रहना मेरे साथ थ्रू आउट द जर्नी, राइट। ऑसम तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं सिखाऊंगा आपको, अंडरस्टूड। देखो भाई, इसमें बोला है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2v, मतलब एक कोई कंडक्टर होगा आपके पास, लेट्स सी ये कंडक्टिंग वायर है ऐसे समझ लो आप, और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया है v, ठीक है। और ये v को बढ़ा के उसने 2v कर दिया, मतलब पहले पोटेंशियल कितना था बैटरी का, v था सर, अब क्या कर दिया 2v कर दिया, डबल कर दिया, यानी बैटरी को और पावरफुल बना दिया। पहले v पोटेंशियल की बैटरी थी, अब 2v पोटेंशियल की, डबल पोटेंशियल की बैटरी हो गई, ठीक है सर। सो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। टेम्परेचर जब यहां पे आप करंट सप्लाई करोगे तो चेंज हो जाता है, बट उसको हमने कांस्टेंट रखा, यानी टेम्परेचर जो होगा आपका, बच्चों को ध्यान रखेंगे आप, जो आपका टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट। हर पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वाओ। आप देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इस कंडक्टर के अंदर, अगर मैं आपको बता दूं, अगर करंट इधर जा रही है इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट इधर को जाएंगे, और वो जिस स्पीड के साथ चलते हैं, जो एवरेज स्पीड होती है कंडक्टर के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि बताओ ड्रिफ्ट स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या होगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या जीरो हो जाएगी, या कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन पता होना चाहिए पोटेंशियल के टर्म्स में, क्योंकि वो अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। और सबसे पहले हर बच्चे ने एक डेरिवेशन किया होगा भाई, मस्त तरीके से शिद्दत के साथ, वो तो पक्का किया है सबने। दैट इज वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता था ई टाउ बाय एम, यही होता था ना भाई, ये प्रूफ किया हम सब ने। बच्चों यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो पोटेंशियल अपॉन किसके अक्रॉस आपने अप्लाई किया, यानी जो पोटेंशियल अप्लाई किया इस कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ई वी टाउ बाय एम, और एल भी आ गया। ई चार्ज है कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, वी को चेंज कर रहा है, ये है रिलैक्सेशन टाइम। और बच्चों रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी यहां कांस्टेंट ही रहेगा, अंडरस्टूड। तो यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको देखने को मिल रही है वो अप्लाइड पोटेंशियल की पावर 1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल, अगर आप पावर की इसकी पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना पोटेंशियल बढ़ा दोगे वेलोसिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो v1 बाई v2 यू कैन राइट v1, ओ यार ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कंफ्यूज नहीं होने का, एंड दिस इज पोटेंशियल। पहला पोटेंशियल v है, अब 2v हो गया कैंसिल। वैसे तो आपको दिख रहा है डबल हो जाएगी, बट हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नेक्स्ट चेंज होने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों आएगी दैट इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है।
उसकी डबल हो जाएगी। तो ऑप्शंस में आपने देखना है कि वेलोसिटी विल बिकम डबल इफ वी चेंज द पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल एंड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अमेजिंग ना? यस। तो फॉर्मूला भी याद रखना बहुत घना जरूरी है भाई। फॉर्मूला याद रख लियो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं बाय द वे, ठीक है। सो दिस इज अमेजिंग थिंग। ओके, होले होले आगे बढ़ते रहेंगे इसी टाइप से, बेस्ट तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहेंगे। और आप टेंशन मत लेने का, बस देख लो सीरीज को, कंप्लीटली लिख लेना यार, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनको प्रैक्टिस करके जाना। औसम तरीके से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, एटलीस्ट ये समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अंडरस्टूड? चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ऐसा क्वेश्चन डिक्टो 10th क्लास में भी आता है, लेकिन हम 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने बनते हैं बॉस। ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में भी आए ना तो भाई कैसे करना है, वो दोनों टेक्निक बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में फास्टेस्ट तरीके से हर बच्चा कैसे कर सकता है ये भी बताऊंगा, और अगर सब्जेक्टिव आया, मतलब नॉट इन 1 मार्क्स, इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, तब कैसे सॉल्व करना है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम गाइस, चेक कर लो क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब। तो बच्चों एक बल्ब है आपके पास, जल्दी से पहले उसको देख लेते हैं क्या बोला गया है उसके बारे में, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं एक बल्ब यहां पे बना देता हूं बॉस। तो इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि सर ये एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब के ऊपर लिखा है 220 वोल्ट 100 वॉट। ये रीडिंग होती है, रेटेड वैल्यूज होती है बल्ब को जिन वैल्यूज पे डिजाइन किया गया है। क्या मतलब है सर इनका, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। फिर उसने क्या बोला है गाइस, उसने बोला है व्हेन दिस बल्ब इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, मतलब इसको जो सप्लाई दी जा रही है इसको ग्लो कराने के लिए, राइट, इसको ऑब्वियसली से हम लाइट लेना चाहते हैं, तो जो सप्लाई दी जा रही है बैटरी से, उस बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है 110 वोल्ट। यानी दिस इज द पोटेंशियल ऑफ सोर्स, दिस इज द बैटरी इज द सोर्स जिसपे हम करंट सप्लाई करते हैं, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ सोर्स। और जो बल्ब है, बल्ब की जो वैल्यूज दे रखी है, उसने बोला है वेरी वेरी क्लियरली गाइस, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब। तो बल्ब का जो वोल्टेज है, जो बल्ब के ऊपर लिखा गया है, इसको बोलते हैं वोल्टेज ऑफ बल्ब, और ये इसकी पावर है, पावर ऑफ बल्ब। उसी के नाम से मैंने लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द रेटेड वैल्यूज। और गाइस जब भी बल्ब के ऊपर ये दोनों वैल्यूज लिखी होती है, इसका मतलब होता है यूजिंग देम वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बल्ब का, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। ये ध्यान रख लेना बस, है ना। बल्ब की जो रेटेड वैल्यूज गिवन होंगे ना क्वेश्चन में, उनका यूज करके आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेना। और भाई रेजिस्टेंस आ गया तो इस सोर्स ने इसको कितनी पावर सप्लाई की, इसने कितनी कंज्यूम करी, वो पावर हम निकाल सकते हैं। ओके, कैसे? देखो, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, भाई लोग ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव मैंने मतलब यहां पे लिख दिया फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं लिख रहा हूं। उसने बोला पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, है ना, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। सो पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, जो पावर कंज्यूम, जो सप्लाई करेगा ये पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। बल्ब बच्चों यहाँ पे जो भी पावर कंज्यूम करेगा उसको कैसे निकालोगे, पीसी इज इक्वल टू, है ना, जो बल्ब की पावर है वो लिख लो, पावर ऑफ बल्ब इनटू क्या सर? बच्चों ध्यान से देखो, बल्ब की जो पावर है वो दे रखी है ऑलरेडी, 100 वॉट का बल्ब है वो, उसकी पावर है वो, उसकी दे रखी है वो। अब हमें वोल्टेज देखना है, एक है हमारे पास बल्ब का वोल्टेज और एक सोर्स का वोल्टेज है, जो बैटरी है उसका वोल्टेज है 110 वोल्ट, उसका भी है। तो हम यहां लिखेंगे वोल्टेज ऑफ सोर्स ओवर वोल्टेज ऑफ बल्ब और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, जस्ट पुट द वैल्यूज, क्वेश्चन फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व हो चुका है बॉस, ठीक है। तो कैसे, मतलब सर जो बल्ब का वोट है वो देख लो कितना है, 100, ठीक है बॉस, और सोर्स का वोल्टेज कितना है, मतलब बैटरी यानी 110, और बल्ब कितने पे बनाया गया है, 220 पे बनाया गया है, इसका स्क्वायर ये 0, 11 से 22 आएगा बॉस, तो 100 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, 2 बचेगा, उसकी पावर 2 भी तो है ना भाई, तो ये बस जाएगा आपके पास 100/4, दैट इज 25। यानी जो पावर कंजप्शन हो रहा है, पावर जो कंज्यूम करेगा वो 25 वॉट करेगा ये बल्ब, ठीक है। इतनी पावर वो कंज्यूम कर लेगा, यूज कर लेगा, जो पावर यहां से सप्लाई की जाएगी उसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, 1 मार्क्स आपका 100% श्योर है और गलत नहीं होगा, आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना यार। देखो 99% केसेस में बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं मैं,
नॉट अ वेरी फ्यू परसेंटेज जो पढ़ के सॉल्व करके करते हैं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। इन इंडिया अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर तुक्के पे चलते हैं भाई, कि हम तो उसको तो तुक्के मारेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समथिंग दैट, तो वो कर लेते हैं मतलब उसको। तो आप सीख के जाओगे तो आपका पूरा एश्योरेंस रहेगा ना भाई कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप एक उस सिचुएशन में, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि भाई सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने तो हिट एंड ट्रायल या तुक्का मारा था भाई, मैंने तो ऐसे किया था भाई, ठीक है, वो वाली कहानी तो होगी ही नहीं अब, राइट। तो आप कर सकते हो बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझना, यानी इसका मेथड 2 सब्जेक्टिव तरीका। देखो, जब भी पावर कंज्यूम्ड पूछे और बाय द सप्लाई सोर्स ने जो यहां पे पावर कंज्यूम ये करेगा बल्ब, तो कितने वोल्टेज पे पावर सप्लाई हो रही है, 110 वोल्ट। तो आप कैसे करेंगे, हमें किसकी पावर कंज्यूम चाहिए, बल्ब की। तो पावर इज इक्वल टू होती है बच्चों V²/R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब भी कभी सोर्स का वोल्टेज गिवन हो तो ये वोल्टेज सोर्स का होता है, और कौन कंज्यूम कर रहा है, बल्ब, और बल्ब का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस बल्ब का है, तो पावर कंजप्शन निकल जाएगा। पहली बात तो याद रखो, कभी भी बल्ब की पावर कंज्यूम्ड निकालनी है तो जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज लेना है, और V²/R आप सबने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है भाई, जब फॉर्मूले पढ़े थे VI, आप सबने पढ़ा है R, आप सबने पढ़ा है बच्चों V²/R। मैं ये यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, तो इजी है ना हमारे लिए, तो ये यूज करेंगे ना हम यहाँ पे। तो सर अब क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आप फिर से निकाल सकते हो क्योंकि इसकी पावर भी पता है, बल्ब की वोल्टेज भी पता है, और अगेन बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए P = V²/R ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ बल्ब, वोल्टेज ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आएगा गाइस, तो दिस इज वोल्टेज ऑफ बल्ब और डिवाइड में पावर ऑफ बल्ब। तो आप देख सकते हो ये है वोल्टेज दैट इज 220 का कर दो स्क्वायर, और पावर ऑफ बल्ब दे रखी है बच्चों 100, ये आ गया आरबी यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, ये पहले ही 110 है, तो पीसी आ जाएगा कितनी पावर उसने कंज्यूम करी, और यही आएगी। तो जब ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो यही तो फॉर्मूला बनेगा, बस कर लेना मस्त तरीके से, कॉन्सेप्ट आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने, इजी तरीका है कि नहीं है, बेस्ट है सर। आई होप थोड़ा सा टाइम मैंने लिया इसको आपको समझाने के लिए, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे गाइस अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई पंगे वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट कैटेगरी आपको मिलती जाएगी, और क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं अपने एग्जाम के, विदाउट फियर जाएंगे अपने एग्जाम में, है ना। बच्चों के अंदर ना एक डर होता है बोर्ड एग्जाम का, ये आएगा तो मैं कर लूंगा, ये नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को तो ये आता ही नहीं, इसकी तो प्रैक्टिस मैंने अच्छे से की नहीं। भाई अब की है ना, डेरिवेशन सीरीज कंप्लीट है आपके पास, न्यूमेरिकल सीरीज जिसका जो मन है, मतलब मैं सबके लिए बना रहा हूं। आपको लगता है मेरे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन डेरिवेशन न्यूमेरिकल से भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी अच्छे सॉल्व करके, जो आपको लगता है मेरे एग्जाम में कम न्यूमेरिकल आते हैं, तो यार आपके पास समय है, आप थोड़ा सा समय इन्वेस्ट कर दो, भले ही कम आएंगे लेकिन 2-3 तो आएंगे ना, उसको भी सॉल्व करने के आना। जैसे सीबीएसई में तो काफी आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अदर एग्जाम जैसे एचपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, अदर स्टेट बोर्ड की मैं बात करूँ, अगर कम आ रहे हैं ना, 3-4 भी आ रहे हैं ना भाई, वो भी औसम है, मतलब उसके लिए भी फाइट करो, आपको आगे कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प मिलेगी, नीट में, जेईई मेन में, क्योंकि वहां तो 99% क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ही है, तो डरने का क्यों है बॉस, थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करो, कॉन्फिडेंस लेके जाना। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगेन वो भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, पावर से रिलेटेड है, लेकिन है क्या, करोगे कैसे, क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, बने रहना मेरे साथ ऑसम तरीके से, ठीक है। उसने बोला 2 रजिस्टर R1 एंड R2 आप पढ़ सकते हो, 4 ओम 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओ, अगर मैं यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊं, 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, आप देख लो बॉस, और दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी, और पैरेलल में जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब अगर ये R1 है 4 ओम, तो R2 होगा वो 6 ओम, और पैरेलल में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है। अगर इसके अक्रॉस आप पूछोगे पोटेंशियल तो वही होगा जो बैटरी का है, इसके अक्रॉस भी पूछोगे पोटेंशियल तो वही होगा जो बैटरी का है। ओ ग्रेट, लेकिन यहां से प्लस से निकल के जाने वाली जो करंट होगी गाइज, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, इधर कुछ अलग करंट जाएगी, इधर कुछ अलग करंट, तो डिवाइड हो जाती है ना भाई। तो क्या पूछ रहा है, द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन बोथ रेजिस्टेंस। तो बताओ गाइज, ये रेजिस्टेंस कितनी पावर डिसिपेट, जो इसमें डिसिपेट हो रही है ना पावर उसका, और जो इसमें डिसिपेट हो रही है उसका रेशियो फाइंड करना है, इनका कंजप्शन जो किया अभी जो हमने किया था, पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। अब बल्ब ना बोल के डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे दिया, तो हमें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें पावर लेट्स सी P1 मान लो ये कंज्यूम करेगा, और इसकी पावर मान लो P2,
ठीक है। अब भाई पावर निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों, या तो आप आई स्क्वायर आर यूज करो या फिर वी स्क्वायर बाई आर। अब इसमें से कौन सा चूज करोगे, बेस्ट टेक्निक बताता हूं। देखो, अगर हमें दोनों रेजिस्टेंस पता है और उनके अक्रॉस वोल्टेज ऑलरेडी पता है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन वोल्टेज नहीं पता, करंट पता है तो करंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अंडरस्टूड। अब इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला है कि भाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी, और बैटरी का कुछ पोटेंशियल हमने वी ले लिया, तो भाई पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, तो वो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर बैटरी का वोल्टेज हमने वी माना है तो इसका भी पता है वी ही है, इसका भी पता है वी है, तो ये फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज कर लेंगे, इजी हो जाएगा। देखो, इसकी पावर अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वी तो सेम है, इसका रेजिस्टेंस R1, फिर इसकी पावर अगर मैं लिखूंगा तो V तो सेम है, इसका रेजिस्टेंस R2, खत्म। डिवाइड कर दो ना बॉस, दैट इज P1 ओवर P2। डिवाइड करोगे ना गाइस, देखो V स्क्वायर बाई R1 डिवाइड में V स्क्वायर बाई R2, ओ माय गॉड, यस, ये कैंसिल, R2 बच्चों ऊपर जाएगा, दिस इज P1 ओवर P2 एंड दैट इज R2 ओवर R1। R2 इज व्हाट, 6 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 3/2। बच्चों दिस इज योर आंसर, चेक कर लो। पावर का जो रेशियो होगा दोनों रेजिस्टेंस में 3:2 होगा। हाँ, यस, आपके सामने है बॉस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मस्त तरीके से सॉल्व करके आ सकते हैं। टेक्निक, फॉर्मूला, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है, डरने का नहीं। देखो, इजी ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ सकते हैं, कैसे आएंगे मैं बताऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ। ओके बच्चों, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑसम क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन होता है, मतलब आप ये मान के चले अगर इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ रहा तो एक अच्छा खासा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ऑब्वियसली किरचॉफ्स लॉज का यूज करना है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, वो जिस बच्चे को अप्लाई करना आता है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लेगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि डायरेक्ट मेथड भी है इसको सॉल्व करने का, लेकिन उससे नहीं कर सकते क्योंकि वो बोल रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम है कि किरचॉफ रूल ही यूज करने हैं बॉस, ठीक है। तो बढ़िया से समझाऊंगा, बस ध्यान से बनाए रखना अपना ध्यान, ठीक है, और देखते रहना और समझते रहना कि कैसे सॉल्व करने वाले हो मैं इस बेहतरीन से डिफिकल्ट से दिखने वाले क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में हर साल लगभग पूछ लिए जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गाइस सर्किट आप देख लो, वो पूछ रहा है, पता है क्या पूछ रहा है, इस पूरे सर्किट में 20 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 3 रेजिस्टेंस है, बोलो 20 और 40 में कितनी करंट जा रही होगी। तो वी हैव टू फाइंड द करंट, है ना, हमें निकालनी है फाइंड करंट्स इन 20 ओम एंड 40 ओम। वैसे वो तीनों में भी पूछ सकता था, बट यहाँ पे इन दो में पूछिए, तो तीनों में निकालने में क्या जा रहा है, जब दो में निकालेंगे भाई 20 ओम एंड 40 ओम। डन डन डन, यस सर। अब गाइस क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है करने का, सबसे पहले देखो इस पूरे सर्किट में कितनी बैटरी यूज की गई है। सर 2 बैटरी है, जो सबसे बड़ी बैटरी है उसको रेफरेंस बैटरी मान लो, मतलब करंट वहां से विड्रॉ करो और पूरे सर्किट में करंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, फ्लो करा दो बड़ी बैटरी से। तो ये 40 वोल्ट 80 वोल्ट, तो ये बड़ी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो यहां से करंट निकाल दो, लेट्स सी आई। ये करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है बता रहा हूं। फिर ये करंट यहां से यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां से फिर नीचे भी जाएगी, तो यहां तक भी सेम है, लेकिन यहां 2 रास्ते हैं जाने के। कुछ करंट बच्चों इधर जाएगी, लेट्स सी I1, और कुछ करंट इधर जाएगी, तो जो इसमें से I1 इधर गई उसका नेक्स्ट I माइनस I1 इधर जाएगा। I2 मत मानना, वेरिएबल नहीं बढ़ाने हमने, I माइनस I1 लिख देंगे। तो इसमें जो करंट जा रही है वो I माइनस I1 जा रही है, फिर वो यहां से होके यहां तक पहुंचेगी। देखो I माइनस I1 और इधर से बच्चों आ रही है I1, दोनों यहां पे ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट ऐड हो जाती है और ऐड होके इधर जाएंगे। देखो ये इसमें जब ऐड करोगे आप I1 को, जब इसके साथ ये कैंसिल I बचेगा तो I, देखो इस बैटरी से ना I निकला था और I ही एंटर भी कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे। अंडरस्टूड? तो मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है सर बेस्ट तरीके से, ठीक है। किरचॉफ जो रूल्स है उनका यूज करना है, तो बच्चों ध्यान से देखो, किरचॉफ्स रूल जो सेकंड लॉ होता है, क्लोज्ड लूप जो रूल होता है उसका यूज करेंगे, तो जहां से चलेंगे वहीं वापस आना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए, छोटे वाला रास्ता यूज करेंगे ए पे आने का। तो हम लिखेंगे गाइज यूजिंग केवीएल, हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वी का मतलब वोल्टेज और एल मतलब लॉ, के मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करना है इन क्लोज्ड लूप। ये लिखना है हर बच्चे ने एग्जाम में, राइट। कौन सा सर? ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, सी से जाएंगे डी, डी से वापस आएंगे ए। तो देख लो ए से ए जाना है, रास्ता ये है, ठीक है। आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपने रास्ता ए बी सी डी ए यू चूज किया है, बस ए से स्टार्ट करो। देखना गाइज, ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चों आप ए से निकलोगे, यहां से कुछ भी नहीं है, देखो जैसे ही निकलोगे आपके रास्ते में बैटरी है। जैसे जैसे मैं चलता रहूंगा कैसे साइन लेना सब बताऊंगा।
ट्राई करना जिधर को करंट जा रही है आप उधर को ही जा रहे हो। तो ये डॉटेड लाइन मेरे कैलकुलेशन करने की डायरेक्शन है, जो भी इंसान कैलकुलेशन करता है। तो ये मैं इधर को जा रहा हूं, तो जैसे ही मैं इधर को जा रहा हूं तो करंट मेरी डायरेक्शन में माइनस से प्लस एंटर कर रही है। जब भी आप ना कैलकुलेशन करते हुए बैटरी में एंटर करो, है ना, बैटरी में, और माइनस टर्मिनल से प्लस पे जाओ, तो देखो जैसे ही मैं यहां से चला मेरे रास्ते में पहले माइनस आया, अब इस पे जा रहा, तो माइनस से प्लस पे आ रहा है, तो बैटरी का पोटेंशियल प्लस लेना है, यानी प्लस 80। ठीक है, कूल। फिर यहां से निकल के आगे बढ़ो, तो जब आप आगे आ रहे हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो हमें वोल्टेज निकालना है अल्टीमेटली। तो बैटरी का वोल्टेज तो ऑलरेडी गिवन है, फिर हम माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो हमने प्लस लेना है। अगर प्लस से माइनस जाते तो माइनस लेते भाई। लेकिन जब आप ना रेजिस्टेंस पे पहुंचोगे ना तो करंट भी उधर ही जा रही है, सेम डायरेक्शन में करंट के। जब आप रेजिस्टेंस के पास पहुंचोगे तो याद करो V इक्वल टू IR यूज करते हैं रेजिस्टेंस में पोटेंशियल निकालने के लिए। और बच्चों जब भी आप कैलकुलेशन करंट की डायरेक्शन में करो किसी भी रेजिस्टेंस में, उसको माइनस लेना है, यानी माइनस IR। आई कितना है, IR कितना है, 20। कूल है, यस। फिर यहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ते 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 जैसे आप यहां पहुंचे, ये करंट ने आपका साथ यही छोड़ दिया। उसने बोला आगे नहीं जाऊंगी, मैंने बोला मैंने तो आगे जाना है, तो मुझे तो आगे जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं आगे चलने लगा मेरे को दूसरी करंट मिल गई I1, सेम डायरेक्शन में जाती है और रेजिस्टेंस में एंट्री ले रहे हैं हम। तो जब हम करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में एंट्री, तो अगेन V इक्वल टू IR, यानी माइनस IR। I है अब की बार I1, R है 40। फिर यहां पे भी पोटेंशियल निकाल लिया। फिर इसने बोला मैं यहीं तक थी तेरे साथ, इससे आगे नहीं जाऊंगी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आगे टर्न करने लगा वो ही मिल गई जो पहले वाली थी, देखो I, और I के साथ मैं आगे बढ़ता गया और A पे पहुंच गया। A पे पहुंचते ही 0, क्योंकि A से स्टार्ट किया था ना भाई। अब थोड़ा सा ना सॉल्व कर लो, साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, यस। 80 एज इट इज रखो, -20I -40I1 इज इक्वल टू 0। बच्चों 20 से कैंसिल हो सकता है, तो 4 बचेगा, -I बचेगा और -2I1 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है बॉस, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I + 2I1। अगर इन दोनों को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ 4 बचेगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। कूल है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सी अगेन, अब एक इक्वेशन तो बन गई, दो अननोन है, एक इक्वेशन से बात नहीं बनेगी तो दूसरा लूप यूज कर लो। ये रहा भाई दूसरा लूप, तो हम यूज करेंगे यूजिंग क्लोज्ड लूप। कौन सा है सर क्लोज लूप? बच्चों ध्यान से नाम दे दो, जो भी आप नाम देना चाहते हो आपकी मर्जी। देखो C से चलो D, D से चलो E, E से चलो F। ठीक है, तो हम ले रहे C से जाएंगे D, D से जाएंगे E, E से जाएंगे F। ये वाला रास्ता हमने चूज कर लिया और F से वापस आ जाएंगे C पर। ठीक है, तो जैसे आप C से चलेंगे, देखना C से चलो, जैसे आप आगे जा रहे हो फिर से 40 ओम रेजिस्टेंस मिला I1 करंट के साथ, तो माइनस, जब हम किसी रेजिस्टेंस में एंटर करते हैं करंट के डायरेक्शन में तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR, और करंट के डायरेक्शन में माइनस लेते हैं, -IR। I है I1 इंटू 40। इससे बाहर निकलेंगे, जैसे ही बच्चों मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे पास देखो बैटरी आई, बाकी कुछ नहीं। प्लस से माइनस जाऊंगा तो अब की बार में प्लस टर्मिनल से माइनस पे जा रहा हूँ बैटरी के, तो -40 लूंगा। ओ यस, फिर मैं यहां से निकल के जब आगे जा रहा हूँ, जब मैं इधर जा रहा हूँ करंट मेरे अपोजिट आ रही है। देखो करंट इधर से आ रही है, मैं इधर से जा रहा हूं। जब हम करंट के अपोजिट रेजिस्टेंस में एंटर करते हैं तो उसका पोटेंशियल प्लस लेते हैं बॉस, तो हम लेंगे +IR, यानी I कितना है, I -I1, क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है इतनी और इसका रेजिस्टेंस है 10, और यहां से निकल के वापस C पे जाओ और C पे जाते ही 0। बस सॉल्व कर लो। तो क्या करूंगा सर, -40I1 -40, 10 का अंदर मल्टीप्लाई करो, +10I -10I1 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये 50 हो गया बॉस। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10I, पहले तो ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया -50I1 और -40 और इज इक्वल टू 0। देखो आप 10 से डिवाइड कर लो, 10 10 10, तो ये आएगा I -5I1 और यहाँ माइनस का 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है बॉस, तो I -5I1 और इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके जनाब, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओह वाओ ग्रेट, यस। तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन है, I और I1 हमारे को चाहिए। तो देखो ये वाली इक्वेशन देख लो, ये वाली इक्वेशन देख लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू आपकी मिल जाएगी, जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं हमने किससे डिवाइड किया था, दैट इज 20, यहाँ 4 आ गया था और यहाँ पे 2 आ गया था, यहाँ पे 1 हो गया था, दैट इज ओके। और यहाँ पे भी आपका दिस इज 40I1 और ये 10 -50 हो गया, और उसके बाद 10I आ गया, उसके बाद 40 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो एक इक्वेशन बन गई। तो गाइज I और I1 को निकालने के लिए बचपन वाली सिचुएशन यूज कर लो, किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूं
फर्स्ट में से सेकंड को, तो सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को गाइस। तो इसमें से इसको देखो, इसका लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करो, तो i प्लस 2i1 माइनस i प्लस 5i1 और 4 माइनस 4, यार ये तो जीरो ही हो गया भाई। तो यहाँ पे कितना बच रहा है भाई, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 7 ऑफ i1 आएगा जीरो, तो i1 तो आपका जीरो ही आ रहा है भाई। i1 कितना आ रहा है, जीरो, यानी i1 यानी 40 ओम में जो करंट जा रही है वो जीरो आ रही है भाई। और इस i1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुटिंग दिस, पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से i आ जाएगा, तो i प्लस 2 इंटू जीरो और इक्वल टू 4 बच्चों, तो I की वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। यानी जो इस बैटरी से हमने करंट निकाली थी I वो 20 ओम में जाएगी, तो आप कह सकते हो कि 4 एम्पियर करंट होगी इन 20 ओम और ये जीरो करंट होगी इन 40 ओम। यही पूछा था हमारे से। कूल है, देख लो सब कुछ सिचुएशन आपके सामने है। किरचॉफ्स लॉ का यूज करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये बेस्ट टेक्निक है, आपको आनी चाहिए, लेकिन दूसरे मेथड भी है इसको करने के, लेकिन चूंकि उसने किरचॉफ्स लॉ बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एक बार आप चेक कर लेंगे, कोई भी डाउट कैसा भी होगा दोबारा से एक बार देख लेंगे और कमेंट करके मेरे को बता देंगे अगर कोई भी डाउट दिमाग में आता है साइन कन्वेंशन रिलेटेड। हालांकि मैंने थोड़ा रुक के आपको बताया है कि कैसे यूज करना है भाई। देखो बेस्ट होता है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। ओके चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, उसकी भी कहानी मेरी जुबानी और किस तरीके से हम उसको इजिली क्रैक कर सकते हैं। देखो इस पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आपको लग सकता है या लेंदी, वो यही कैटेगरी होती है, इसलिए सीबीएसई में ज्यादा आते हैं, एचपी बोर्ड में या किसी अदर बोर्ड में भी आते हैं, बट अकॉर्डिंगली आपने प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सीबीएसई में लगभग हर साल आ ही जाता है, तो उनको तो करना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। तुमने भी करना है क्योंकि आगे के लिए भी तुमने सीखना है ना भाई, है ना, तो बढ़िया तरीके से मेंटेन रखना, सीख लेना। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है उसकी कहानी और जल्दी से उसको उड़ाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं बॉस। देखो एक क्वेश्चन में बोला आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन डायग्राम बनाना पड़ेगा। समटाइम इन क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होते हैं तो ईजी लगने लगता है, जब डायग्राम नहीं गिवन होते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे बनाए, क्या करें और कैसे सॉल्व करें। डोंट वरी बताऊंगा, है ना। उसने बोला 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 volt and 2 volt having internal resistance this and this respectively are connected in parallel। अगर भाई सेल्स की बात कर रहा है ना, EMF ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, with their resistance internal resistance they are connected in parallel, तो ये सेल्स का कॉम्बिनेशन है पैरेलल वाला। तो याद करो ऐसी सिचुएशन होगी, एक सेल अगर यहां दे रखा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के साथ लिख दो, ठीक है। दूसरा सेल यहां दे रखा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के साथ लिख दो, ये है सिचुएशन। तो ये EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये सेल 1 है, ठीक है, और ये सेल पूरा 2 है, इसका EMF E2 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों R2 है। कूल, ग्रेट मैन, यस। कैलकुलेट द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल्स, है ना। तो ये सेल्स कॉम्बिनेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सेल्स कॉम्बिनेशन है, और कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे दोनों सेल पैरेलल में कनेक्ट है, हो सकता है 3 होते, 4 होते, कितने भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली 2 दे रखे हैं। तो जब इस पॉइंट के अबाउट ना इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको ई इक्विवेलेंट निकालना पड़े, जब भी सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़े कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में, तो बच्चों कैसे करना है, और उनका जो रेजिस्टेंस है इंटरनल उसका भी इक्विवेलेंट निकालना पड़े, ठीक है, वो कैसे करना है, ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो भाई इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका, देखो यार इसमें ये नहीं बताया कि सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, बट पोलैरिटी के बारे में बात नहीं करी, तो अब उनके प्लस वाले टर्मिनल एक साइड ही रखेंगे सेम साइड, और माइनस वाले सेम साइड रखेंगे, सिंपल। तो यूज दिस फॉर्मूला हमेशा व्हेनेवर द सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये सेल्स के इक्विवेलेंट निकालने का, ईएमएफ का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज करना है। पहला सेल उसका ईएमएफ डिवाइड में उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस दूसरे सेल का ईएमएफ उसी का इंटरनल, 2 ही है, इससे आगे होते तो ऐड करते जाएंगे ऐसे ही, फिर 1/R1 प्लस 1/R2, अगर और भी ज्यादा होते तो करते जाते। दिस इज द वे, ये याद रखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बॉस, यस। अब यहां से अगर आप ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हो बच्चों, देखो पहले साल का ईएमएफ कितना दे रखा है आपको, ये वाला सर 1.5 है, दूसरा 2 है, 0.2 और 3 है, इसकी वैल्यू 0.2 है, इसका 1.5 है, और इसका जो ईएमएफ है E2 ये वाला, ये दे रखा है आपको 2 वोल्ट, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों वो दे रखा है आपको 0.3।
अंडरस्टूड। तो देखो यही दे रखा है यार, दैट इज 2 सेल ऑफ पीएमएफ 1.5 एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनेशनल 0.2 एंड 0.3। यस, तो E1 कितना है सर? E1 है 1.5, उसका इंटरनेशनल है 0.2, प्लस ये कितना है सर? 2 और वो है 0.3, और डिवाइड में 1.0.2 प्लस 1/0.3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बॉस। तो ये कितना आएगा सर? देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15/2 आएगा, तो इसको 15/2 लिख लो, प्लस ये 20/3 आएगा ना भाई, और डिवाइड में यहाँ पे 10/2 आएगा, प्लस यहाँ पे 30/3 आएगा, सॉरी 10/3 आएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब गाइस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसका एलसीएम ले लो। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये 2 है, 3 है, इसका एलसीएम 6 आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, 2 यहाँ पे करोगे तो 40 हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। वैसे ही नीचे भी एलसीएम ले लो, 10 हालांकि कॉमन आ रहा है इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो 30 प्लस 20 और बाई 6 से 6 कैंसिल, ये ऐड होके बना रहे हैं 85, दिस इज योर 85, ओके, और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका 50। सिंपल हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखो यार, अगर 5 से इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5137, है ना, और डिवाइड में 10, ये आएगा 1.7 वोल्ट। चेक करें आप, दिस इज 1.7 वोल्ट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। वाओ, ऐसे करना है, यस। और चूंकि दोनों सेल्स पैरेलल में है और उनके रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं, भाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो हम निकाल ही सकते हैं, यानी सेकंड पार्ट अगर निकालना है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्वलेंट बच्चों यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, R1R2 ओवर R1 प्लस R2, या फिर इसी से कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तो आप कर ही लेंगे। 1/R इक्वलेंट 1/R1 कितना है? 0.2, ये कितना है? 0.3, वो तो हमने निकाल लेना है, फिर इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो वही सेम एलसीएम वगैरह ले लो उसका, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बॉस, इसको आपने समझ लेना है। तो 1/R इक्वलेंट सर ये आएगा 10/2 प्लस सर ये आएगा 10/3 गाइस। एलसीएम ले लेंगे आप इसका, 30 प्लस 20/6, तो 1/R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट आ जाएगा 6/50, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन एंड इतना ओम, बाकी आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द तरीका टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला याद रखना है, तरीका याद रखना है, इन टाइप के क्वेश्चन को डील करने का, सॉल्व करने का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है जो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, और धीरे धीरे आपको समझ भी आ रहा है, यू नो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ यार। देखो थोड़ी सी मेहनत जो जरूर लगती है, प्रैक्टिस भी लगती है। अगर आपने उससे पहले नहीं पढ़ा ना तो दिमाग पे जोर भी पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा कि यार काश पहले कर लिया होता। लेकिन डोंट वरी, आप अभी भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो फिर कर लोगे आप। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा तो अपने ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को सीखने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गेम इज दैट कि न्यूमेरिकल ही आएंगे आगे। तो एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, बढ़िया स्कोर करके आओ, जो भी आपका बनेगा उसके बाद तो आपने फाइट करनी है कॉम्पिटिटिव। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके बच्चों, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो 2 एडिशनल क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलने के काफी चांस आपके एग्जाम में बने रहते हैं, तो दैट्स व्हाई आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। और हालांकि मैं समझ के चल रहा हूं कि ये वाला कैटेगरी आपको बहुत इजीली तरीके से आता है और आपने प्रैक्टिस की है। देख लो उसकी शक्ल ही देख के बता रही है कि यार ये वाली जो शक्ल होती है ना क्वेश्चन की, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ऐसे हो 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आप ध्यान से देख लो, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, या ऐसे हो ये, अब तो पक्का आपको याद आ जाएगा बॉस, ठीक है। ओह यस, तो अब तो पक्का आपको याद आ जाएगा इसकी शक्ल ही देख के, ठीक है बॉस। देख लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10 10, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट रिमेंबर गाइज दिस इज द सिचुएशन। इस टाइप की सिचुएशन होती है, या सर ऐसे भी तो हो सकता था, यस ऐसे भी हो सकता था बॉस, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अगर आप देखें ये एक ही फॉर्म है, अगर आप देखेंगे ये एक ही है, बस लिखने का तरीका इसको अलग अलग बनाया, 10 10 10 10 और 10, ये एक ही है बच्चों। ये अगर आप ध्यान से देखो ना, हर फॉर्म में मैं आपको बता दूं, जो नेट रेजिस्टेंस निकालना है ना ए और बी के बीच में, तो जो 2 पॉइंट है ना जिनके बीच में निकालना होता है, उनको देखो ध्यान से। ए पे लगातार, ए पे डायरेक्ट कौन से 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ए पे डायरेक्ट कनेक्ट है एक ये वाला और एक इससे ऊपर वाला, इन दोनों का ना रेशियो चेक किया करो, तो 10/10 इक्वल टू 1। वैसे ही बी पे डायरेक्ट कौन कनेक्ट है, इधर भी 10 और इधर भी 10, हालांकि कुछ और भी हो सकता था, बट यहाँ क्वेश्चन में 10 ही दे रखा है, तो इनका रेशियो भी ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बच्चों।
सिंपल। यहां पे देखो ए से डायरेक्ट कौन कनेक्ट है, इधर भी 10 इधर भी, इनका रेशियो तो 1 ही नहीं आ रहा है। बी से कौन है डायरेक्ट कनेक्ट, ये भी और ये भी, इनका रेशियो भी 1 ही आ रहा है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। सेम हियर देखो यहाँ पे है ना, हाँ चलो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 4, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे 10 ही रखते हैं, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया 1, राइट। सी तो ए से जो डायरेक्ट कनेक्ट है, इधर 4 है इधर 2 है, इन दोनों का रेशियो चेक करो, 4/2 दैट इज 2। यहाँ पे देखो बी से जो डायरेक्ट कनेक्ट है 2/1 दैट इज ऑल्सो 2, यानी 2:2। जब रेशियो सेम हो तो जो मिडिल रेजिस्टेंस होता है इनका बीच में, जो ए और बी पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ये नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसको सर्किट से रिमूव करना है, उसको रिमूव करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां से इसको रिमूव करके सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में इन दो पॉइंट के बीच में 10 है, इसको हटाना है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आप देख सकते हो इस सीरीज और पैरेलल आपको इजीली समझ आएगा। एक के बाद यहां से जो करंट जाएगी इसमें और इसमें सेम जाएगी, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज। वैसे ही यहां से जाने वाली करंट इन दोनों में सेम जाएगी, ये दोनों भी किसमें हो गए, सीरीज। ठीक है, अब देखो ये सीरीज 10 + 10 20 हो गया, ए को एज इट इज लिख लो, तो ऊपर वाली साइड में उनका कॉम्बिनेशन 20 आ गया, और नीचे भी 10 + 10 वो भी 20 आ गया, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं ना भाई, तो दिस इज 20। अब ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों का एंड यहां पे कनेक्ट है और इधर भी दोनों का एंड एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, और दोनों में करंट भी अलग है, तो दोनों पैरेलल है। तो बच्चों ए बी के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 R1 + R2, तो 20 इंटू 20/20 + 20 दैट इज 40। इसको आप कैंसिल कर दो, दैट इज 2, 10 ही आ गया ना भाई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में 10 ही आ गया है, सिंपल। तो मैंने आपको ये फॉर्म बतानी थी, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो। मिडिल रेजिस्टेंस जो भी होगा, जो डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, जिनके बीच आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उसको रिमूव करो, सीरीज पैरेलल लगा दो, उड़ा के आ जाओ कॉन्फिडेंस के साथ बॉस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन के डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने के भयंकर चांस होते हैं। ओके, देख ली बहुत क्या है ये। okay, बच्चों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से सुन लो और जाके प्रैक्टिस कर लेना, फिर बढ़िया तरीके से लेक्चर को कंप्लीट करके नोट्स बना के मस्त तरीके से, अब तुम्हारा काम है बॉस। ठीक है, चलो भाई। उसने बोला ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज स्ट्रेच टू इट्स डबल लेंथ, राइट। उसको स्ट्रेच किया गया उसकी लेंथ को डबल करने के लिए। जब भी कभी एक वायर की बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक वायर है, उसकी लेंथ दे रखी है लेट्स सी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट्स सी ए है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है लेट्स सी 1 ohm। ठीक है, जब भी बच्चों ऐसे बोले कि जो उसकी लेंथ है ना इनिशियल, उसको डबल कर दे, यानी L2 2 टाइम्स होगी L1 की, तो बताओ अब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप सबने पढ़ा होगा ρL/A फॉर्मूला। बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन करने की, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो किस तरीके से करके आओगे, ऑसम टेक्निक, राइट। जब भी बच्चों लेंथ को चेंज करके रेजिस्टेंस पूछे, नया रेजिस्टेंस और एक दे रखा हो, तो हमेशा न्यू रेजिस्टेंस R2 जो होगा वो n² टाइम्स होगा R1 के। सर ये n क्या है, n होगा जो नई लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के कितनी टाइम्स होगी, मे बी डबल हो, ट्रिपल हो, हाफ हो, कुछ भी हो, L1 का कितने टाइम्स हुई वो लेना है, वो n होता है बच्चों। वो यहाँ पे 2 दे रखा है, क्योंकि उसने बोला है कि अगर उस रेजिस्टेंस का 1 ohm रेजिस्टेंस है वायर को, उसको स्ट्रेच करके डबल लेंथ बना दे, तो डबल का मतलब n की वैल्यू 2 ले लेंगे। बस देखो 2 का स्क्वायर इंटू R1 1, तो 4 ohm उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आएगा। और अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद ना हो, आप कॉन्सेप्ट ना यूज कर सके, तो बच्चों न्यू रेजिस्टेंस R2 हमेशा R1 इंटू L2/L1 का होल स्क्वायर, इसको याद रख लेना, कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अंडरस्टूड। लेंथ को अगर चेंज कर रहा है, नॉट रेडियस नॉट एरिया, लेंथ को चेंज कर रहा है, तो L2 कितनी हो गई 2L, यहां पुट करो L1 करें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो आंसर। R1 कुछ भी गिवन हो, जैसे मैं 1 दे रखा था, 2 4 10 व्हाटएवर, रिमेंबर दिस टेक्निक। ओके, होप सो गाइज आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, और अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ऑब्वियसली मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में गाइज न्यूमेरिकल के साथ ऑसम तरीके से, बस बने रहना आप। टू बी वेरी सून ये सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका लास्ट रिवीजन, फिर आप जितने भी नोट्स आप सीरीज के थ्रू बनाएंगे डेरिवेशन के, और जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं अपने कोचिंग स्कूल टाइम पे, वो तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो इस सीरीज से आपने बनाए हैं, जो पूरा डेरिवेशन सीरीज मैंने यहाँ पे देखी है, उसको पूरा लिंक एक बार फिर से मैं शेयर करूंगा, जो बच्चे नए ऐड ऑन हुए उनके लिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को, तो उनके उन सब के लिए है ना। तो ये न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन की सीरीज ये बहुत हेल्प करेगी आपको, आपके 101%। ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑसम तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, उनके न्यूमेरिकल में नेक्स्ट सीरीज में करूंगा। तब तक मेहनत करते रहे, खुश रहे, सीखते रहे बच्चों, और टेंशन नहीं लेने का। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे को बता देने का बस, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको मैं जरूर दूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।